पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और हमारे दोस्त वगैरह कि यार ये आप करप्शन की इतनी सारी स्टोरीज करते रहते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है और क्या आम आदमी की ज़िंदगी पे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? जी हाँ नाज़रीन, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इस चीज़ का एहसास वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में एक छोटी सी अशराफिया है जो कि जिसको कि आइलैंड्स कहा जा सकता है और बहुत बड़ा एक समुंदर गरीब लोगों का है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी है वो तो हो ही नहीं सकती जिस मुल्क के अंदर थोड़े से अमीर लोग हो और गरीबों का समुंदर हो। ये कभी भी वो मुल्क सिक्योर नहीं होता। जी हाँ नाज़रीन, गरीबों का समुंदर, और ये गरीबों का समुंदर कितना बड़ा है इस हवाले से वज़ीर आज़म ने बताया कि 25% लोग तो गुर्बत की सतह से नीचे और 25% ऐसे हैं जो कि किसी भी वक्त गुर्बत की सतह से नीचे गिर सकते हैं, यानी 50% हमारी आबादी गरीब है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। हमारी जो गुर्बत है, हमारे 25% एक्सट्रीम पॉवर्टी कह लें, और उसके बाद भी ऊपर 25% वो लोग हैं जो थोड़ा सा शॉक पड़ता है तो पॉवर्टी के नीचे आ जाते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इनको ऊपर कैसे लेके आना है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म को इस चीज़ का एहसास है कि इतना सारा गुर्बत का समुंदर है और ये गुर्बत का समुंदर बनता कैसे है, क्योंकि वो जो चंद अशराफिया होती है जो हुकूमती ऐवानों में बैठी होती है, फैसला साजी के दफातर में बैठी होती है, वो सिर्फ फैसले उस आवाम के लिए नहीं कर रहे होते, उस गरीब आवाम के लिए नहीं कर रहे होते। वो समझते हैं कि ये उनके बाप का पैसा है जिसको कि तमाम कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी आ जाएं, सब कुछ आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें प्रूव हो जाए, उसके बाद बाप का पैसा समझ के माफ़ कर दो। और इस चीज़ का एहसास भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को है। इस हवाले से उन्होंने अपनी कमिटमेंट क्या बताई थी, आइए देखते हैं। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है कि लोग भूल जाएंगे। यही ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर कहा कि मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पनामा भूल जाएंगे। भाई ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारे ये बाप दादे का पैसा आया हुआ था जो लोग भूल जाएंगे। वजीर से मैं पूछना चाहता हूं कि ये आपके वालिद साहब का पैसा है जो पीपल्स पार्टी वगैरह उनके लीडरों ने लिया, ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है। आप कौन होते हैं उनको माफ करने वाले? आपके बाप का पैसा है। ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं। आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को। पाकिस्तानी कौम का पैसा है और आप कह रहे हैं मैं फजा नहीं खा, और आप गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना, ठीक है, उनसे मुफाहमत करना नहीं, मुकमुका करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना, उनसे मुफाहमत करना नहीं, उनसे मुकमुका करना नहीं। और नाज़रीन, ये है वो पावर सेक्टर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि इस मुल्क में IPPs ने अरबों रुपए की जायद पेमेंट्स ली, ज़्यादा पेमेंट ली, एक्सेस पेमेंट्स ली, इलीगल पेमेंट्स ली थी। और उसके बाद हुआ क्या, उनके साथ एक MOU किया गया। MOU के बाद और भी चीज़ें सामने आई। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का आज भी एक प्रेस रिलीज आया जिसमें एक वजाहत हुई, एक उससे पहले आया। और जब मैंने इस मामले की तहकीकात की तो पता लगा कि शायद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तो अपने सारे मामलात आगे लेके चलना चाह रहा है आइन और कानून के मुताबिक, और इन्होंने जो पहला प्रेस रिलीज दिया था उसमें लिखा हुआ है अलेज्ड सेविंग ऑफ 52 बिलियन, जो कि हुकूमत कह रही जी शायद इतने 55 बिलियन की शायद बचत हो जाए। अलेज्ड सेविंग लिखा हुआ है नैब ने बाकायदा तौर पे। काबीना में क्या फैसले हुए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कोई रोलेक्स लेके बिक जाता है, कोई अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेता है, कोई किसी IPP में कहता है यार मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, मेरे भांजे भतीजे को नौकरी दे दो। ये औकात है उन लोगों की जिनको हम समझते हैं कि बहुत बाज़मीर हैं। इस हवाले से वफाकी काबीना ने एक अच्छा फैसला किया। इस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी उस पर भी अच्छा फैसला हुआ। कुछ लोगों ने तो सुना है, इल्ज़ाम लगता है लेकिन शायद हकीकत कुछ और हो, कि कुछ फार्म हाउसेस भी लिए और फिर पुश किया गया कि जी इन IPPs की पेमेंट्स को क्लियर किया जाए। और इन IPPs में 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 अरब का घपला नहीं है, सैकड़ों अरब रुपए के घपले। और वो घपले कैसे हैं, वो आपकी जेबों से पैसे निकाले गए। आज अगर किसी शख्स को, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब लंगर खाने बना रहे हैं, रिहाइश का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो तो उन लंगर खानों में, लेकिन चंद आप देखते हैं फार्म हाउसेज, महल बड़े बड़े, ऑफशोर प्रॉपर्टीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये उन लोगों से मांस छीन के, उनके कपड़े खींच के, उनके मुंह से निवाला छीन के ये आपको
आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी नज़र आते हैं जिसका वज़ीर आज़म ने जिक्र किया, क्योंकि फिर उनके साथ मुफाहमत होती है, मुआहदे होते हैं और आवाम को गोली बेची जाती है कि जी हम सैकड़ों अरब रुपए बचा लेंगे। आज 73 साल बाद भी हमने इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को नहीं पकड़ना तो कब पकड़ना है? इसी हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। और सिर्फ ये एक मसला नहीं है, शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट, पेट्रोलियम कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट, और कौन कौन इसमें मुलव्विस है, किन किन के नाम है, हुकूमत में बैठे किन किन लोगों के नाम है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मामले मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। चीनी से बात शुरू कर ली जाए, मेरा ख्याल आजकल वो काफ़ी ज़्यादा है। चीनी के हवाले से कुछ इकदाम जो आपने अभी तक किए हैं, कोई लोग पकड़े गए हैं उसमें? जी अर्शद, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा मैं माजी में ले जाना चाहूँगा। शुगर क्राइसिस जब पैदा हुआ, प्राइसेस एस्केलेट कर गई, सब्सिडी की बात आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वफाकी काबीना ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया शुगर को लेके। उसकी जो रेवलेशंस हुई, जो उसको पब्लिक किया गया, वो बड़ी माइंड बॉगलिंग किस्म की थी कि पूरी एक इंडस्ट्री है जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इंडस्ट्री का जो मेजर पोर्शन है, मोर देन 60% इज़ ओन्ड बाय पोलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पीपल। तमाम मकतबा फ़िक्र और पार्टियों से उनका ताल्लुक है। इट्स अ पॉलिटिकल क्रॉप और पॉलिटिकल इंडस्ट्री है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, दीगर जमातें, सबकी शुगर मिल्स और काबीना ICC में बैठ के अपने फ़ायदे के फैसले करते हैं। और इसमें जिस तरह से माजी में सब्सिडीज़ दी गई, उनको लेके दिखा गया। फिर इसके अंदर जो ऑफ बुक, इसके अंदर कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, फिर उसकी सेल है टैक्स की मद में, और फिर उसको लेके जब हमने देखा, उस वक़्त बड़ी तरीके से इनके साथ नेगोशिएशंस भी की गई, प्राइसेस नीचे आई, लेकिन ये बाज नहीं आए और इस वक्त जो प्रॉफिटियरिंग थी दोबारा से अरूज पे जा रही थी। हमारे एक्शन से पहले हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि ये, और अभी हमने उस रिपोर्ट में देख भी लिया है कि जो FIA ने इनके जो सट्टेबाजों के जो स्पेकुलेटर्स हैं, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रैक किए हैं और उनको पकड़ा है, उसके अंदर ये बाकायदा इनका पूरा एक प्लान था कि शुगर की कीमतों को रमज़ान में इससे भी ऊपर लेके जाना, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ज़्यादा मार्केट 110 से भी ऊपर, 110 से भी ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाना चाह रहे थे। अब हमने जब इसके ऊपर ये क्रैक डाउन किया है, और देखिए अब कितनी अचंभे की बात है, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा खामोशी है ना, जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि जी ये शुगर मिल्स जो हैं, क्योंकि सारा स्टॉक इनके पास होता है, आप पूरे साल का एक डिलीवरी ऑर्डर दे देते हैं जिसकी वजह से सारी स्पेकुलेशन होती है। तो हमें ये कहा गया था कि जी मिल्स का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, ये मार्केट फोर्सेस हैं। अब जब मार्केट फोर्सेस को क्रैक किया गया है, तो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो फिजिकली शुगर उनके काबू में नहीं है। फिजिकली शुगर्स आज भी बड़े बड़े जो गोडाउन्स हैं वो उन मिल्स के अंदर ही है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले हमने एक कानून बनाया जिसके तहत हमने, ठीक है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपने जिक्र किया कि रमज़ान में 110 रुपए फी किलो से भी ऊपर लेकर जाना था, शुगर मिल में के अंदर स्टॉक्स अभी तक पड़े, तो हुकूमत इसको कंट्रोल कैसे करेगी? क्या इकदाम आप दे सकते हैं? और जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह थे वो तो कह रहे हैं कि जी मजीद उसमें मुनाफे मिलेंगे, आवाम को सस्ती चीनी कैसे मिलेगी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तहैया कर लिया है कि किसी भी सूरत इस माफिया को, चाहे वो सट्टे वाला माफिया है, शुगर माफिया है, इनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जितनी बुरी सूरत हाल इस वक्त इन्होंने पैदा कर दी है, इससे मज़ीद बुरी नहीं बर्दाश्त की जा सकती, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। सबसे पहले ज़रूरी ये था कि सप्लाई ऑफ शुगर जो चेन है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। अब उसकी मैनेजमेंट के लिए हमने पंजाब में ख़ासकर पूरा एक कवानीन बना दिए हैं, एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसके तहत केन कमिश्नर इज़ बेसिकली कन्वर्टेड इनटू शुगर कमिश्नर। उसने पूरी चेन मैनेजमेंट करनी है, क्रशिंग ऑफ शुगर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, सेल ऑफ शुगर तक। उसको तकवीत देने के लिए हमारे यहाँ निज़ाम में जो सबसे बड़ा मसला था, मैं आपको एक बड़ी हैरत की बात बताता हूँ। एक्स मिल शुगर प्राइस आज तक किसी ने डिटर्मिन नहीं की, वो की फैक्टर है और वो बड़े एक सिंपल लॉजिक के ऊपर मबनी है। आपकी शुगर बनाने के लिए जो आपकी इनपुट है वो साल के सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर हो जाती है, यानी कि पूरे साल की चीनी जो है 3 से 4 माह में बन जाती है। फिर आप देखते हैं कि जब ये सीज़न ख़त्म होता है मार्च में, तो अप्रैल में और रेट होता है, मई में और होता है, जून में जंप करके और हो जाता है, फिर जुलाई में। ये जो वेरिएंस है क्यों होती है? जब चीनी बन चुकी है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है, तो ये क्यों नहीं डिटर्मिन किया जाता? उसको ये माफिया डिटर्मिन नहीं करने देता, हुकूमतों के ऊपर हावी आ जाता कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट ने आज ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक मकतूब जारी कर दिया है जिसके तहत उन्होंने एक्स मिल शुगर प्राइस मुकर्रर कर दी है तमाम सूबों के लिए
कि ये डिटर्मिनेंट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, इसके तहत इतनी इसकी होनी चाहिए प्राइस। अब तमाम सूबे इसको नोटिफाई कर दें। काफ़ी उम्मीद है सुबह पंजाब में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, बाकी सूबों में नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर अंडर द लॉ ये नहीं किया जा सकता कि आप उस कीमत से हटकर बेच सकें, क्योंकि फिर जो इस वक्त ऑर्डर्स हैं उसके तहत जो केन कमिश्नर्स हैं वो चीनी उठा सकेंगे और वो चीनी मार्केट में सप्लाई कर सकेंगे उस मरवजा कीमत के तहत। और कितने की एस्टिमेट किया है कि 1 किलो चीनी कितने की होनी चाहिए? ये सुबह अभी इसके अंदर जो डिलिब्रेशंस होनी है वो उसमें मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 85 रखी गई है, और ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड दिया गया है। मैं समझता हूँ शुगर मिल मालकान को 15 से 20% प्रॉफिट दिया गया है। मेरी नज़र में ये प्रॉफिट इससे भी कम होना चाहिए, लेकिन ये बिगिनिंग है, स्टार्ट है। अगले साल से इंशाल्लाह हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। लेकिन एक्स मिल डिटरमिन करना, इंक्वायरी रिपोर्ट ने 85 ही डिटरमिन किया था या 60-65? उन्होंने, क्योंकि उस साल की इनपुट और थी ना, इस साल की इनपुट जो है गन्ने की कीमत ज़्यादा थी। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, देखिए शुगर की एक्स मिल प्राइस अभी हम डिटरमिन करते हैं तो बड़ी ह्यू एंड क्राई करते हैं, लेकिन जब सब्सिडी लेनी होती है तो फिर यही शुगर वाले सारे आके कहते हैं जी कि ये शुगर की कीमत मुकर्रर करते हैं आप एक्स मिल, क्योंकि एक्स मिल बेसिस बनती है आपको सब्सिडी देने के लिए। अब मेरे ख्याल में वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में इसलिए भी आ जाएंगे क्योंकि आप तो माजी में खुद एक्स मिल प्राइस डिटरमिन कराते रहे, लेकिन सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए, मुल्क में बेचने के लिए नहीं। हमने आपके तमाम फैक्टर्स ले लिए, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस भी होती हैं, बगास निकलता है उसके अंदर से। तमाम लोगों ने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं जिसके तहत बिजली बनाते हैं, वो बिजली सिस्टम को भी बेची जाती है। उसका जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनकी कास्ट मिनहा होती है, फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं। जो इसकी सुक्रोज रिकवरी रेशो है, बिल्कुल वो सारा प्रोसेस है। सवाल एक एलिगेशन ये आ रहा है कि जनाब आपसे वो अपोजिशन की जो शुगर मिले या आपसे जो नाराज जहांगीर तरीन साहब है उनकी शुगर मिल पे जा रहे हैं। हुकूमत में बैठे हुए लोग जिन्होंने फैसले किए, जिनका नाम शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट में है, उनके खिलाफ भी कोई फैसले हो रहे हैं। जो आपने सब्सिडी की बात की, इसी रिपोर्ट के पेज 59 पे बाकायदा तौर पर आप ही के हुकूमत में बैठे हैं आजकल शहजाद अरबाब साहब। ये माशाल्लाह से उस दौर में सेक्रेटरी होते थे और सेक्रेटरी कॉमर्स होते थे, और इनके फैसले का बताया गया है कि जनाब 2015 में 10 रुपीज़ पर केजी की मांगी गई कि जी सब्सिडी, और इन्होंने 13 रुपये की सब्सिडी फेट कॉस्ट के साथ ही कैश फेट सपोर्ट ऑफ ₹13 kg फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शुगर भी अलाउड और सब्सिडी वगैरह दी। और यहाँ पे जो कमीशन की फाइंडिंग आई है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ₹10 पर केजी, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विद इन 15 days रिकमेंडेड द एक्सपोर्ट ऑफ 0.5 million metric ton with a subsidy of ₹13 per kg. No reason is available on record to justify the increase in quantity of sugar to be exported and enhancement of subsidy from ₹10 to ₹13 per kg. तो शहजाद अरबाब साहब के खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई करने का फैसला किया है वज़ीर आज़म ने, क्योंकि पिछले ये जो सब्सिडी का ये टाइम पीरियड है इसमें तो काफ़ी बिलियंस की सब्सिडीज दी गई हैं। देखिए आप अरशद, इसमें अगर आप याद करें, इस पर हम ऑलरेडी कार्रवाई कर चुके हैं। हमने एक एक्शन मैट्रिक्स बेस्ड अपॉन दिस बनाया, वफाकी काबीना से अप्रूव करवाया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन थे, पीनल एक्शन थे। पीनल एक्शन के अंदर सब्सिडी का तमाम मामला जो था वो नैब को रेफर किया गया। कभी माजी में नहीं हुआ कि चाहे उसमें हमारी हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, तमाम मामला नैब को दे दिया। नैब ने तो अभी तक शहजाद अरबाब साहब को नहीं बुलाया। मेरा ख्याल है इसके अंदर उन्होंने इंक्वायरी ऑथराइज कर दी है, बुलाया नहीं बुलाया इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन नैब ने इस मामले की इंक्वायरी ऑथराइज कर दी है और सब्सिडी के ऊपर वो ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्ड भी सारा ऑब्टेन करना शुरू कर दिया है। विटनेसेस को बुला रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। नैब अपने मामला काबीना में तो बैठते हैं ना, ये SAPM है, ऑन इन्विटेशन आते हैं, जरूर बैठते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़, ओहदा भी नहीं लिया गया, अंडर इंक्वायरी भी है नैब में बकौल आपके। देखिए अभी तो इंक्वायरी इनिशियल स्टेज है, अगर नैब इनको चार्ज करने के ऊपर जाती है तो फिर उसका फैसला उस वक्त किया जा सकता है। अभी तो ये जो कि इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुख्तलिफ जो एक्शन पॉइंट्स थे, ये जो कमीशंस जितने बनाए जाते हैं इनके आपको बेनिफिट्स भी नज़र आना शुरू हो रहे हैं। बिकॉज सिर्फ शुगर के ऊपर जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में FBR ने पिछले 5 साल के ऑडिट करके इन मिलों के ऊपर 400 अरब से ज़ायद का टैक्स रेज़ किया है, 400 अरब से ज़ायद का। और अभी 3 या 4 बड़ी मिलें हैं जो स्टेज के ऊपर बैठी हुई हैं। अगर वो स्टेज भी वोकेट हो जाएंगे तो 200-300 बिलियन जो है वो और भी इनके ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा। और इस साल आपकी शुगर की पैदावार कुछ बहुत छोटी सी क्वांटिटी कम हुई है पिछले साल की निस्बत, लेकिन आपने जो टैक्स रेज़ किया है सेल्स टैक्स की मद में उनकी प्रोडक्शन के ऊपर, वो 100% ज़ायद है पिछले साल से। इसका क्या मतलब है अरशद?
इसका मतलब ये है कि माजी में आप अंडर द बुक शुगर बनाते रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू तो उसके ऊपर डिटरमिन होता है। उसमें आपकी हुकूमत के लोग भी तो मिले रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब को भी कमीशन ने सवाल जवाब किए थे और इसी रिपोर्ट के पेज 71 पे अदील राज साहब अगर पेज 71 दिखाएं पैराग्राफ 233 तो बाकायदा तौर पे ये देखें इतना बड़ा बड़ा नाम बल्कि चमक भी रहा है उसमें येलो हाइलाइटर से अब्दुल रज़ाक दाऊद रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ शुगर डिस्पाइट द प्राइस हाइक वाज नॉट फाउंड कन्विंसिंग बाय द कमीशन। और इसके बाद ए कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट शुगर एडवाइजरी बोर्ड फेल टू टेक अ टाइमली डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। ये एक्सपोर्ट से मुतल्लिका सब्सिडी का मामला है जो लास्ट सब्सिडी हमारे दौर में दी गई थी। जब हमारे दौर के लोगों को बुलाया गया वो शुगर कमीशन के सामने पेश हुए, काबीना ने इस शुगर कमीशन की रिपोर्ट को मनो अन जो है वो नैब को भेज दिया कि इन सबको इन्वेस्टिगेट करें। कमीशन ने साहब को बुलाया नैब ने? देखिए बिल्कुल नैब को उनको बुलाना चाहिए क्योंकि नैब को जो हमने भेजा है मामला, क्योंकि देखिए कमीशन कह रहा है वो मुतमईन नहीं कर सके, हमने नैब को भेज दिया आप इसके अंदर क्रिमिनलिटी देखें, अगर क्रिमिनलिटी है आप उनको चार्ज करें, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, ये तो कोई मामला ही नहीं है। ओमिशन एंड कमीशन, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बैरिस्टर भी हैं, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ये उस डेफिनेशन में आता है? देखिए ओमिशन आएगा जब दो चीजें हैं, अगर नैब के कानून बेटर नहीं नैब के कानून के तहत फैसिलिटेटर, सुन लेना, नैब के कानून के तहत अगर आपके ओमिशन से कोई लॉस हुआ है एक्सचेकर को तो वो आपका ऑफेंस बनता है, लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन एक क्रिमिनल इंक्वायरी के अंदर होगी। जो ये कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आ गई, नैब ने रज़ाक दाऊद को बुलाया, ये अब नैब से सवाल करना चाहिए। मैं तो सिर्फ हम एक रज़ाक दाऊद काबीना में बैठते हैं, आज तक एडवाइजर हैं ये? जी बिल्कुल, रज़ाक दाऊद साहब एडवाइजर हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े सीनियर बिजनेसमैन हैं। फसाद की जड़ तो यहाँ से शुगर एडवाइजरी बोर्ड से शुरू हुई थी ना इस केस में। शुगर देखिए नहीं ये मेरा ख्याल ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। बात सिर्फ ये है कि जब भी ये आपने हटाया क्यों था उन्हें शुगर एडवाइजरी बोर्ड से? नहीं शुगर एडवाइजरी बोर्ड से इसलिए हटाया था कि जिस वक्त ये आ गया तो हमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हमने रिकमेंड किए थे ना, कि जब तक इस चीज़ की दो चीज़ें हैं, एक अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो उसको एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, और जहाँ पे क्रिमिनलिटी का मसला है वो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने एक्शन मैट्रिक्स बनाया था और स्टेप्स लेने थे तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई, और फिर जो डिसीजन आया कोर्ट्स का वो ये था कि ये इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट है, ये बेसिस है। अब जो तहकीकाती इदारे हैं वो एज़ पर लॉ अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई करेंगे, यानी कि FIA और नैब इंडिपेंडेंटली अपने अपने जुरिस्डिक्शन में, FIA मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहा है, नैब जो है वो यूज़ ऑफ जो आपकी ऑफिशियल अथॉरिटी है उसके मामलात को और सब्सिडी को देख रहा है, FBR टैक्सेशन के मामलात को देख रहा है, कंपटीशन कमीशन जो है वो FIA ने बुलाया रज़ाक दाऊद साहब को या शहजाद अरबाब साहब को? नहीं, इनके ऊपर चूंकि FIA के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के, वो उनको जो मामला जो लोग फैसला करके सहूलतकार बनते हैं, फैसिलिटेटर बनते हैं, एडर बेटर बनते हैं, वो उन सबके जिनके खिलाफ इतनी बड़ी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, इतनी सारी जिनके खिलाफ FIR हो रही हैं, जो फसाद की जड़ है, जो फैसला साजी हो रही है, जो गरीब आदमी से चीनी महंगी उनको देने के लिए एडर बेटर है, फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी मावनत कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, बाकी सब जगह झाड़ू फेर दो, ऊपर जो बैठे जो अरबों रुपए कमा रहे हैं उनका कोई नहीं पूछेगा। देखिए जो सब्सिडी देने का मामला है वो पिछले 5 साल का देखा गया, और 5 साल में पिछले 5 साल के जो चाहे वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हेड थे, जो आपकी मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी। आप उसमें एक बहुत बड़ा नाम शायद खाकान अब्बासी का बोल रहे हैं। इन सब का मामला नैब को भेज दिया गया। अब ये इशू नैब के पास है, नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है, और इंक्वायरी के अंदर इन सबको कन्फ्रंट कराया जाना ज़रूरी है, उसके बगैर इंक्वायरी हो नहीं सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता। अरबाब शहजाद और रज़ाक दाऊद साहब को रिमूव करना तो PM के बस में भी है ना। तो जब ये सहूलतकार हैं, एडर्स हैं, अबेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन एस्टैब्लिश किए हैं कमीशन ने। देखें जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई है वो इस वक्त सिविल के अंदर हुई है, इसके ऊपर एक फैसला होना बाकी है। उसकी देखिए उन्होंने जब कमीशन ने कहा शहजाद अरबाब का कमीशन रिपोर्ट, और बहुत अच्छी कमीशन रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि 10 की सब्सिडी मांगी, उन्होंने 13 रुपए का कहा, और 15 दिन के अंदर लगा ये लो 13 रुपए लो, 10 क्यों मांग रहे हो? देखिए और कोई रीजन भी नहीं है। नहीं, मैं उसमें नहीं जा सकता कि उसकी रीजन थी या नहीं थी, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट सर मैं नहीं है, आप मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं। ये नहीं सर पैराग्राफ नंबर बल्कि स्क्रीन पे दिखाएं, लोग भी इसको पढ़ेंगे, मैं लोगों के साथ भी एक एक लाइन पढ़ता हूँ। आप पेज 60 ऑफ 263 दिखाएं जनाब। बिल्कुल ये दूसरा पेज लेके आए अदील राय साहब।
पेज, इसके अगला पेज लेके आए प्लीज। बिल्कुल ये वाला देखें, पैराग्राफ 184। नाज़रीन इसको देखें, हम दोनों इसमें पढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने कहा कि 0.25 मिलियन मेट्रिक टन को 10 रुपए पर केजी सब्सिडी दी जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 15 दिन के अंदर कहा कि जी आप 0.25 से डबल एक्सपोर्ट करें, 0.5 मिलियन मेट्रिक टन करें, और सब्सिडी भी 10 क्यों मांग रहे हैं आप, 13 रुपए पर केजी लें। और कमीशन लिख रहा है कि रिकॉर्ड पे ऐसा कोई रीजन अवेलेबल नहीं है जो इस इंक्रीज को जस्टिफाई करे, ताकि इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बी एक्सपोर्टेड एंड द एनहांसमेंट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम ₹10 to ₹13 पर केजी। 10 से 13 रुपए सब्सिडी बढ़ा दी जाए, जो कि मांगी ही नहीं गई है। और बल्कि कमीशन आगे लिख रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, जो सब्सिडी दी गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, उसको तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बढ़ा दी गई। मुझे तो नाज़रीन यही समझ आई, आपको सर अगर इस अंग्रेजी का कोई और मतलब समझ आए? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ तो शुगर इंक्वायरी कमीशन ने डिटर्मिन कर दी कि कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आई और ना ही दे सके कि ये चीज़ें, पहले तो बात है 10 रुपए की सब्सिडी किस बेस के ऊपर दी और फिर 10 से इन्हांस करके किस बेस के ऊपर दे दी। और ये साहब आपकी हुकूमत में बैठ के SAPM आज भी हुकूमत चलाएंगे, मशवरे देंगे, तो उन जिन कार्टल्स का पहले दिफा करते रहे आज भी करेंगे, रज़ाक दाऊद भी करेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे एक वफ़ा ले, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ कि आम आदमी गरीब क्यों है, जिसकी वजीर आजम बात करते हैं, जिसकी कहते हैं कि उसकी जिंदगी बेहतर करनी है, वो ये वजूहात हैं। और वजूहात आपको बताते हैं कि जब ये लोग बैठे होते हैं तो कितने अरबों रुपए ये कमाते हैं, इनकी कंपनीज को कितने अरबों रुपए मिलते हैं, और ये बैठे रहते हैं। और बैठे कहाँ रहते हैं? काबीना में, बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसे अच्छे लोगों के पास, जो तमाम नेक नियति के साथ काम करना चाहते हैं, वजीर आजम जो तमाम नेक नियति से अपनी विजन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और मैं आज यही सोच रहा था कि रज़ाक दाऊद जैसे लोग मुशर्रफ दौर से हर जगह बैठे होते हैं, हर काबीना में, किस लिए? शहजाद अरबाब जैसे लोग, क्योंकि इन्होंने वो इंटरेस्ट डिफेंड करने होते हैं जिसका इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स में जिक्र है। और रोश पावर को 14 अरब रुपए मिलने थे जो कि रोक दिए गए, लेकिन उसके पीछे पुश कौन कौन कर रहा था, कौन से बिजनेसमैन थे? एक को तो वजीर आजम ने हटा दिया, लेकिन क्या वजह है कि क्या रज़ाक दाऊद साहब कुछ ऐसे डोनेशंस देते हैं ऐसे कंसर्न्स को जिनका ताल्लुक खुद वजीर आजम के जो दिल के करीब प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ है, इस वजह से उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा कि वो मुशर्रफ दौर से आज तक बैठे हैं, और क्या वो तब्दीली लेके आए, क्या उन्होंने बेनिफिट दिए, इस पर ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जो जिक्र किया कि पिछले 73 सालों में वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि किसी के बाप का पैसा है जो हम मुफाहमत करके माफ़ कर दें, बल्कि आपको एक दफ़ा दोबारा सुना देते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से क्या कहा था। ये पाकिस्तानी कौम का पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है। आइए देखते हैं। यानी बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है कि लोग भूल जाएंगे। यही ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर कहा कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा भूल जाएंगे। भाई ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारे ये बाप दादे का पैसा आया हुआ था जो लोग भूल जाएंगे। वजीर से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपके वालिद साहब का पैसा है जो पीपल्स पार्टी वगैरह उनके लीडरों ने लिया है? ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है। आप कौन होते हैं उनको माफ करने वाले? आपके बाप का पैसा है। ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं। आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को। पाकिस्तानी कौम का पैसा है और आप कह रहे हैं मैं फजा नहीं खा, और आप गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना, ठीक है, उनसे मुफाहमत करना नहीं, मुक्का करना नहीं होता। जी नाज़रीन, और IPP रिपोर्ट आने के बाद जो इसमें रिकमेंडेशंस थी, पहली रिकमेंडेशन यही थी कि इन सारों के साथ मुफाहमत कर लें, और मुफाहमत कर लें, और बाकी चीज़ें क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें मामला इस रिपोर्ट ने कितने का आइडेंटिफाई किया था, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या बताया था, आइए देखते हैं। 5100 अरब है ये, 5100 अरब, ये 5 ट्रिलियन शायद बन जाता है, जिसमें से तकरीबन 3200 अरब जो है वो सब्सिडीज़ की मद में इसमें गया है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हैं कि उसमें सब्सिडी की मद में है। सर्कुलर डेट की मद में को 1900 अरब है, और 400 अरब इसका तकरीबन सालाना नुकसान है एक्सचेकर को। जी नाज़रीन, सालाना नुकसान भी है एक्सचेकर को, और ये सर्कुलर डेट का है, कैपेसिटी पेमेंट्स का है। कितनी फिगर बताई बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने? 5 खरब रुपया। अरबों की बात नहीं हो रही, अब खरबों की बात हो रही है। और ये खरबों की जब बात हो रही है तो इस हवाले से असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, और उन्होंने क्या बताया कि जनाब क्या इसका फोरेंसिक ऑडिट होगा, क्या हुकूमत अपने ये राइट्स वेव ऑफ कर रही है। आइए देखते हैं। अब आ जाए कि बाकी अगर किसी ने चोरी कर ली,
अगर किसी ने ओवर इनवॉइसिंग की तो क्या उसको माफ कर दिया गया है? आज जो मेरा सबसे अहम सवाल था सीसीओई के अंदर, वो सवाल ये था, और वो अभी मेरे पास मिनट्स आए, मैंने कहा भाईजान मुझे मिनट्स में ये लिखा हुआ सामने देखना है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, यानी या बयानिया वहां पे कहीं ये एग्रीमेंट में लिखा है या ये इंदिया दिया गया है कि आपने अगर चोरी की है तो अब हम उसकी तरफ जो कानूनी हम इख्तियार रखते हैं उसको गिव अप करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया, लॉ मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया, और जो मैंने कहा मैं मिनट के अंदर आज डलवा रहा हूं वो मिनट का रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा कि जवाब हमें यह दिया गया है, ना बराह रास्त ये बयानिए में कहीं लिखा है, ना कोई इनडायरेक्ट को इंदिया दिया गया है कि ऐसी कोई चीज है। जो हुकूक थे पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की हुकूमत के, टैक्स पेयर के, वो इससे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होते। अगर किसी ने चोरी की है तो उसको बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना और मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने अपनी बात जो की उस पर मनोअन अमल किया, और जो काबीना के मिनट्स हैं उसमें ये चीज़ बाकायदा तौर पे लिखी गई और इन अल्फाज में लिखी गई कि चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ने ये बाकायदा तौर पे सवाल उठाया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अपना कोई हक फोरेंसिक ऑडिट का IPPs के हक में सरेंडर तो नहीं किया, जिसके जवाब में पावर डिवीज़न ने कहा कि हुकूमत का कोई भी हक राइट इस हवाले से मुतासिर नहीं होगा, और इस हवाले से IPPs को भी बड़ा वाज़ेह बता दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना कोई हक इस हवाले से सरेंडर नहीं किया। एक इसी IPP रिपोर्ट में नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें जहां आइडेंटिफाइड हैं, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी फोरेंसिक ऑडिट की भी एक रिकमेंडेशन थी और फोरेंसिक ऑडिट की रिकमेंडेशन थी वो किस वजह से थी? फोरेंसिक ऑडिट का इसलिए कहा गया था कि अरबों रुपए की एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं इन IPPs को, जिनमें नदीम बाबर की भी थी, रज़ाक दाऊद साहब की थी, मंशा साहब की थी IPPs कंपनीज, और इन IPPs के मुआहदे को जिनको इन सब ने मिलकर पुश किया, अब रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को इस मुआहदे के बाद 14 अरब रुपए मिलने थे। जी हाँ, रज़ाक दाऊद साहब जो काबीना में बैठे हैं उनको 14 अरब रुपए इनकी कंपनी रोश पावर को मिलने थे। जी हाँ, और नदीम बाबर साहब की कंपनी को शायद 7 अरब मिलने थे, मियां मंशा साहब को 60 अरब मिलने थे। नैब का आज एक और क्लैरिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई रॉन्ग डूइंग ढूंढने की इसमें कोशिश नहीं की और मीडिया की रिपोर्ट्स की सख्ती से तायद करते हैं। नैब ने इस हवाले से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नैब जो कर रहा था जब ये सारी चीज़ें चली कि जी सारे पे मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है, कवर अप करने की कोशिश हो रही है, जो सैकड़ों अरब की एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं उन सब को कवर अप करने की कोशिश हो रही है, तो नैब ने कहा कि जी जिन IPPs की हम तहकीकात कर रहे हैं उसके हवाले से ही मालूमात हासिल कर लें, और उसमें एक कंपनी थी मियां मंशा साहब की, निशात चुनिया पावर लिमिटेड। तो हमारे ज़राए बताते हैं कि गालिबन 10 फरवरी को सेक्रेटरी एनर्जी को नैब ने ख़त लिखा और पूछा कि जनाब जो आपने MOUs वगैरह साइन किया, और उसके टाइटल में भी हमारे ज़राए मिनिस्ट्री के बताते हैं कि लिखा हुआ है निशात चुनिया का नाम, निशात चुनिया पावर का मियां मंशा की कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कि ये MOUs मुआहदे हमें दे दें ताकि हमें ये पता लगे कि ये जो आप कार्रवाई डाल रहे हैं इसमें जिनकी तहकीकात हो रही हैं IPPs की, नेपरा अफसरान की, उसको कहीं आप कवर अप तो नहीं कर रहे, कार्रवाई तो नहीं डाल रहे। और उस पर अब क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट काबीना भी कह चुकी है, ये सारी चीज़ें आ गई, नैब ने भी मालूम किया, तो मेरा ख्याल ये एहसास कहीं ना कहीं हो गया है कि जिन लोगों ने रोलेक्स वगैरह ली मुबैना तौर पे, किसी ने कोई फार्म हाउस अगर मुबैना तौर पे लिया है, किसी ने दुबई में अपने बेटे की कंपनी में अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस करवाई, और ये वो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो आम लोग इस इंडस्ट्री में बैठे कह रहे हैं कि ये कुछ हुआ और इस तरह इन मुआहदों को पुश किया गया। अब जहाँ पे सैकड़ों अरब रुपए की बात हो तो चंद करोड़ रुपए, चंद टके की रोलेक्स घड़ी देना, कोई चंद करोड़ रुपए का फार्म हाउस देना, दुबई में किसी की बेटे की कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करवा देना, बड़े बड़े लोगों की कंपनी में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट तो अरबों रुपए साइड पे हो जाते हैं। और इसी तरह गुर्बत के जो आइलैंड्स, सी ऑफ गरीब पीपल है, गुरबा का समुंदर इसी तरह बनता है, जिसका वज़ीर आज़म बैरिस्टर साहब हवाला दे रहे थे। अर्शद, पहले तो बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी सीरियस है कि अगर इस चीज़ों को किसी तरीके से भी स्कटल करने की कोशिश की गई है जिसमें कोई भी किसी किस्म की कोई रिश्वत दी गई है या कोई किकबैक दिया गया है उन लोगों को जो इन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी जो है जो कैबिनेट की कमेटी ऑन एनर्जी है, बस आपके सामने मैं ये रख देता हूँ, ये पढ़ लें, इसका टाइटल क्या है उनके सामने सर, इसका टाइटल पढ़ लें बावाज़े बुलंद। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ओनर्स मैनेजमेंट ऑफ निशात चुनिया पावर
officials and National Electric Power Regulatory ये Authority IPP है निशात चुनिया जी, and other ये किसकी officials of IPP है? Center Power, ये मेरा ख्याल है उनकी मंशा साहब की होगी। अच्छा, इसमें आगे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? टैक्स MOUs, एग्रीमेंट्स। जी, MOU एग्रीमेंट साइंड एंड फाइनल नेगोशिएशंस बिटवीन IPPs एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ सर, रोलेक्स तो बहुत छोटी हो जाती नहीं, है, मैं ये फार्म कह रहा हाउस हूँ छोटा कि हो ये- जाता ये है, बड़ा- दुबई में इन्वेस्टमेंट छोटी हो जाती ये है। बड़ी आप worrying मुशीर चीज़ है। बराए ये दाखिला और बड़ी एहतसाब worrying हैं, चीज़ है। आपके सामने ये चीजें पड़ी हैं। दो चीजें हैं, दो मियां चीज़ें। मंशा साहब की आपने मुलाकातें करवाई, बड़े बड़े लोगों से करवाई, मैंने उसके कभी- बाद नैब लाहौर में मेरी उनके मंशा केसेस साहब रुक से भी कोई गए। मुलाकात नहीं है। आपकी नहीं है? मेरी नहीं है। आपकी तो किसी से भी नहीं है, सारे तो यही कहते हैं। किसी से मुलाकात नहीं। मेरा फोन नहीं आप उठाते। देखिए, वो एक अलग बात है। अब मतलब सारा दिन तो हम मीटिंग्स में होते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अगर दो चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ है कि ये वाली जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो कैबिनेट की कमेटी ऑन एनर्जी है, जिसको असद उमर साहब हेड करते हैं, उनकी भी गोश गुजार ये चीज़ें करें, क्योंकि मेरे लिए भी ये इशू ऑफ कंसर्न है। दूसरा, जो रिपोर्ट के बाद इशू है फोरेंसिक। देखिए, फोरेंसिक होना भी बड़ा ज़रूरी है इसका, क्योंकि ये जो भी कमीशन की रिपोर्ट हुई थी ये फोरेंसिक नहीं था। फोरेंसिक ये है कि आपने थ्रेडबेयर जाना है, जैसे आप अभी शुगर वाले केस में जिस गए। तरह हम शुगर वाले केस में गए हैं, टैक्स की हद में हम गए हैं सारा, इसी तरह से इनका भी जब तक फोरेंसिक नहीं होगा, द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ थेफ्ट इफ बिल्कुल सही। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, इसमें हमें एक चीज़ से डराया जाता है और ब्रॉडशीट कमीशन की भी रिकमेंडेशंस आ गई हैं इनका, जस्टिस अजमत सईद से, उसमें लॉ मिनिस्ट्री का भी एक किरदार सामने है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में माजी के, कि किस तरह वकला मिले हुए थे और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हम हारते रहे। आर्बिट्रेशन में और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, रॉन्ग डूइंग में तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जो डराया जाता है और ये सैकड़ों अरब का कवर लेकर निकलने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग इस मुआहदे को पुश कर रहे हैं IPPs के, उनके बारे में ये चीज़ें जो इस्टेब्लिश और डराया जिस चीज़ से जा रहा है, ये कोई मुश्किल है। अगर रॉन्ग डूइंग हुई है तो ये तो आवाम का पैसा है ना। आज सर्कुलर डेट कितना है? अगर फोरेंसिक ऑडिट की बात हो तो कंपनीज को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज फोरेंसिक ऑडिट ना अरशद ने करना है ना शहजाद अकबर ने करना है। वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो दुनिया की टॉप रेटेड एजेंसीज में से आप 1, 2, 3 एजेंसीज में से किसी को सिलेक्ट कर लीजिए जिनके ऊपर दोनों का एतमाद हो, इंडिपेंडेंट अंपायर आ जाएगा ना। वो आके जब फोरेंसिक ऑडिट कर देगा तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसमें रॉन्ग डूइंग निकलेगी तो फिर आपको ये आर्बिट्रेशन से नहीं डराया जा सकता, बिकॉज अगर रॉन्ग डूइंग होगी तो वो उसी तरह से उस चीज़ में उसको ख़त्म करेगी, लेकिन अगर नहीं होगी तो चीज़ साफ़ हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम, बिकॉज ये सब्जेक्ट बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कस होता है, कैबिनेट की कमेटी ऑन एनर्जी है, सब कमेटी है जिसमें एनर्जी मिनिस्ट्री भी है, उन्होंने इस चीज़ को देखा है, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने इसमें फोरेंसिक ऑडिट रिकमेंड किया है कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी तक फोरेंसिक ऑडिट शुरू नहीं हुआ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका मुस्तकबिल, इस हवाले से बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को, कि उन्होंने नून लीग की क़यादत से पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे बाकायदा तौर पर लगवाए, और नारे लगाए किसने? माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा ने। हमें उम्मीद है कि जल्द माशाल्लाह सेहतियाब होंगी और अच्छे अच्छे बयान जैसे पहले दे रही थी उसी तरह के देंगी। जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आपको अब इकट्ठे चलते नज़र आ रही हैं, या लकीर बहुत ही ज़्यादा गहरी खिंच गई है? देखिए, हम दो चीज़ें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि इकट्ठे चलते तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज अगर ये PDM की जो पूरी तहरीक थी, अब देखिए जरदारी साहब इतने पुराने सियासत में हैं, वो ऐसे बच्चे तो हैं नहीं कि अगर ये सारी तहरीक कामयाब भी हो जाती तो जरदारी साहब को एंड में मिलना क्या था? सिंध। तो सिंध में तो पहले बैठे हुए हैं। इस पूरे चीज़ में उनके स्टेक्स फर्दर डेवलप हो गए हैं। वो अब उनका लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के अंदर मौजूद है। ही हैज़ अपीयर टू बी मोर मैच्योर। इसके बरक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इमेच्योरिटी दिखाते हुए एक इमेच्योर और जिनका सियासत में कोई तजर्बा नहीं था, उनके हाथ में बाग पकड़ा के इस नहज पे ले आए हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अब हम बात हमजा शहबाज से करेंगे, मरीम नवाज से नहीं करेंगे। अच्छा, जो आपने अभी नारा सुना और मरीम बीबी ने, बल्कि आदिल राय साहब ज़रा एक दफ़ा दोबारा ये सुना दें, पार्टी जिंदाबाद। तो मैं बैरिस्टर साहब से इसके बाद एक सवाल करना चाहूँगा। आपने किसी पीपल्स पार्टी वाले से नून लीग जिंदाबाद का नारा सुना, या नवाज ये क्रेडिट किसको देंगे, नारा किसने लगवाया?
देखिए, ये तो मुझे एक दफ़ा फिर से क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को देना पड़ेगा कि उन्होंने नवाज शरीफ की बेटी से पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा दिए पंजाब की सरजमीन पे। तो ये बड़ा, मैं मेरे ख्याल यही कहूँगा, वेल प्लेड। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शिरकत करने का। नाज़रीन, ये जो हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, इसमें अरबों रुपए के मामलात हैं, और मुल्क में आज जो गुर्बत है वो इसी वजह से है कि सारी कमीशन रिपोर्ट्स तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं कि जो अरबों रुपए जिन्होंने कमाए होते हैं वो कहीं पे किसी को रोलेक्स, किसी को फार्म हाउस, किसी को दुबई में बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट और इस तरह के दीगर मुबैना काम कर करा के निकल जाते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.